हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आज हम बेटा एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, बट हाँ इसके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी से तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से वर्क करती है और कैसे कैसे इसके सॉल्यूशन लिखे जाते हैं और किस किस तरह से इसके सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। आज हम इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच जाएगा। अभी देखते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और क्या क्या बेटा हमारा बच गया है। जैसे कि ये सिलेबस का हमारे पार्ट है, इस सिलेबस के पार्ट में हमें इतना पता है कि हमारा ये वाला हिस्सा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत बड़ा पोर्शन था ये भी। और क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू पैराबोलिक, एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ अब हमारा लगभग एक हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक खत्म होने जा रहा है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ वैल्यूज हैं। जैसे p क्या होता है, स्मॉल p दैट इज z अपॉन x। डजंट मीन कि यहाँ पे z ही आएगा, यहाँ पे u v कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और q की वैल्यू हमारे पास आती है बेटा, वो होती है y रिस्पेक्ट टू y। एंड जब भी हम r की वैल्यू निकालते हैं ये डबल डेरिवेटिव। आप इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे काम में आने वाली हैं। और s जो हमारा स्मॉल s होता है वो डबल डेरिवेटिव dx अपॉन dy होता है। और साथ ही साथ में हमारे पास t जो होता है वो डबल डेरिवेटिव y के लिए हमें शो करता है। ये हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल की फर्स्ट ऑर्डर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल नीश लेवल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज सेमी लीनियर इक्वेशन? सेमी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है? तो बेटा मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहले ये सेमी लीनियर का मतलब क्या है। सबसे पहले ये p, अब आपने समझ लिया कि p वाला हिस्सा क्या काम करता है। वो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि p का मतलब होता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x एंड q का मतलब होता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y। जब कभी भी हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म की आएगी, ये नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने बेटा, जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, आपको पेपर में ऐसा भी वो लिख के दे सकता है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी खेल सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाए, इन दोनों बातों का सेम ही तो मतलब है। बट अगर आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो रहा है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, अगर हमारे पास दोनों फंक्शन जो कोएफिशिएंट ऑफ p एंड q हैं, अगर दोनों x और y के वेरिएबल रहते हैं, ओनली x एंड y के वेरिएबल, यहाँ पे z का वेरिएबल नहीं बनते हैं, तो इसे कहते हैं सेमी लीनियर। क्या कहते हैं? सेमी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाओ आप आगे, ठीक है। अब हमारे पास ये मैंने यहाँ पे भी ऐड ऑन किया है, प्लीज इन चीजों को रिवाइज कर लेना एक बार, जिसको आपको बेहतर महसूस होगा। जो क्यूजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो क्या काम करती है बेटा? अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना, तो आपको साइमल्टेनियस वाली भी समझ आ जाएगी। ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं होता इन दोनों में। मैं आपको धीरे धीरे करके पेज ऐड करके चीजें समझा दूंगा। आप प्लीज इस लेक्चर को 2x में मत देखना, आराम से देखना, क्योंकि ये आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको थ्योरी तो एटलीस्ट अच्छे से समझनी है। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। ये लीजिए। जब हम यहाँ पहुंच गए तो हमने क्या देखा कि अब हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अगर तुम नोटिस देखो तो क्यूजी की इक्वेशन कैसी आती है, यहाँ पे मैंने कैपिटल P किया। ये फंक्शन तीनों वेरिएबल में हो सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा, मैं आपको लिए बताता हूँ। कैपिटल P x, y, z, स्मॉल p q x, y, z q एंड r x y z। अगर हम पीछे सेमी लीनियर की बात करें तो सेमी लीनियर में तो ऐसा ही था। ये p क्या है? ये जो p तुम देख रहे हो, ये वही तो है जो डेरिवेटिव वाला है, ये वही तो है।
यहाँ पे कुछ बदला थोड़ी ना, या सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे एक चीज बदलेगी। मैं क्या, सेमी लीनियर में जो हमारे पास पी के कोफिशिएंट का वेरिएबल होता था या कोफिशिएंट हमारे पास आता था, वो दो ही वेरिएबल में होता था, एक्स और वाई में, जेड में नहीं होता था, इसलिए वो सेमी लीनियर है। जब हम क्यूजी की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जेड वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड भी इन्वॉल्व हो गया। इट मीन्स ये क्यूजी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बेटा प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि ये बहुत सिंपल चीज है। ये जो p होता है रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है, तो उसको लिखा जाता है dx, और जो ये वेरिएबल होता है इसके नीचे आता है इज इक्वल टू dy। यहाँ पे रिस्पेक्ट dy हुआ है तो ये वाला q इसके नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आता है dz, वो किसके नीचे आता है r। ये इक्वेशन कभी मत भूलना, ये ही इक्वेशन से हम बार बार काम करते हैं। और काम कैसे किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इन तीन इक्वालिटीज में आप दो इक्वालिटीज यूज करोगे, या तो आप यूज करोगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या तो आप यूज करोगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, या तो आप ये कर दोगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपको सोल्यूशन निकालने हैं, आप बस या ये कर दीजिए या आप ये वाला काम कर दीजिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों में से कोई दो यूज करने हैं, इन तीनों में से हमने कोई दो यूज करनी है इक्वेशंस, और हमने सोल्यूशन निकाल देने हैं। अगर मैं कोई दो यूज कर रहा हूं, इट मींस मेरे पास कितने सोल्यूशन आएंगे, मेरे पास दो सोल्यूशंस आएंगे। उन दो सोल्यूशन को लिखने का भी एक तरीका होता है बेटा। आ जाओ, जैसे अभी मैं आपको जस्ट थ्योरी बता रहा हूं। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, दैट इज ux प्लस ux(y)z इज इक्वल टू c1, एंड दूसरा सोल्यूशन मेरे पास आ गया bxyz इज इक्वल टू c2। मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए। उन दो सोल्यूशन को लिखने का तरीका क्या है, उन सोल्यूशन को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, वो दोनों तरीकों को देख लो एक बार। एक तरीका होता है कि जो भी हमारे पास u और v बना, इसको लिखने का तरीका होता है फाई u, v इज इक्वल टू 0। एक तरीका हमारे पास ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि जो हमारे पास v आया उसको रिस्पेक्ट टू u का फंक्शन बना दो, और तीसरा तरीका हमारे पास ये होता है u को v का फंक्शन बना दो। ये तीन ही तरीके हैं जिन तरीकों से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, और पेपर में हमें ऑप्शन में समटाइम ये आपको देखने को मिल सकता है। बस इसमें मत गलती करना। अब मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और ये सेम काम हम साइमल्टेनियस में भी जाके करेंगे। आ जाओ पहले थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, पहले इस पे ध्यान दे लो एक बार, क्योंकि यहां से तुम्हें लेंथी सॉल्विंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां से आएगी तो तुम्हें थ्योरी ही आएगी। क्लाउडेड फॉर्म तुम देखोगे बहुत तगड़ा मेंशन है पीछे, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टॉपिक मेंशन किया गया है। इसकी फॉर्म होती है इस तरह की। इसकी फॉर्म कैसी होती है, इस तरह की होती है। और यहाँ पे क्या बनता है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई पी एफ ऑफ क्यू। ये किसकी इक्वेशन है, इसे कहते हैं क्लाउडेड फॉर्म की। ये फंक्शन है पी क्यू का, ये फंक्शन है पी क्यू का। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका सोल्यूशन कैसा लिखा जाता है, तो इसका सोल्यूशन लिखना है आप लोगों ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। कैसे आया मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में, पहले आप सिर्फ थ्योरी पे एक बार काम कर लो। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसे कहते हैं चरपिट मेथड। चरपिट मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम करता है, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, ठीक है। भाई चरपिट मेथड कभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट इसकी स्टेटमेंट आएगी तो स्टेटमेंट ही आ सकती है, अदरवाइज चरपिट मेथड कभी भी सॉल्व नहीं होता, बिकॉज चरपिट मेथड नॉन लीनियर के लिए सॉल्व किया जाता है। नॉन लीनियर के लिए, क्योंकि लीनियर के लिए तो हमारे पास बहुत मेथड मिल गए, पर नॉन लीनियर के लिए चरपिट मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। वो कैसे करता है, अब आप लोगों को पूरा की तरह हमें याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमें याद करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें तो आपको लर्न करनी ही पड़ती हैं बेटा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले बना dx को रिस्पेक्ट टू लिखते हैं डेरिवेटिव एफ ऑफ पी, ठीक है। फिर बनाते हैं dy, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ q। dz होता है p डेरिवेटिव ऑफ p प्लस q डेरिवेटिव ऑफ q।
इज इक्वल टू माइनस के डी पी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पी टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड। प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, एक बार आधी बार अच्छे से देख लेना। आपको वैसे पेपर में तो बहुत कम चांसेस हैं इनके, बट मैं आपको करवा देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहां से सीधा उठा के यही डाल देता है वो। आपको यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, आपको इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी नहीं हो सकता टीजीटी वाला इस लेवल का क्वेश्चन डाल दे, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, इसकी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, 100% श्योरिटी तो मैं कह रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह के होते हैं। तो एक चीज को बच्चा हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, उस केस में अगर देखो ये कैसे लिखा गया था, एफ एक्स वाई पी क्यू, मतलब अब हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो इन तीनों की फॉर्म में बनता है। पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी पी क्यू भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। इट मीन्स जब कभी भी हमारे पास कोई भी फंक्शन बनता है वो किस फॉर्म का बनता है, पी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म का बनता है। इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कैसे बनती है ये हमने अभी डिसाइड कर लिया, पीछे समझ लिया। अब क्लाउडेड फॉर्म क्या होती है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आएंगे आपको। क्लाउडेड फॉर्म क्या, व्हाट इज द क्लाउडेड फॉर्म? क्लाउडेड फॉर्म होती है कि जब हमारे पास z इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी क्यू बन जाता है। और अगर पेपर में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, ये भी एक क्लाउडेड फॉर्म है। सर कैसे? ये फंक्शन बन गया बेटा, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ कॉमा पी कॉमा क्यू, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमारे पास लगरांज डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लगरांज वाली जो कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन ऐसी आती है कि हमारे पास p बेटा यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। इसकी बात पे ये p अलग है, छोटा p है, छोटा p का मतलब होता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये बड़ा p का कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे q आ गया, q x कोमा y कोमा z स्मॉल q दैट इज इक्वल टू r कोमा x कोमा y कोमा z। इसे क्या कहते हैं, इसी फॉर्म को कहते हैं हम लगरांज फॉर्म। क्या कहते हैं? लगरांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लगरांज लीनियर इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जो भी इस फॉर्म का आपको मिल रहा है वही इसका आंसर होगा, जो भी आपको इस फॉर्म का मिल रहा है वही इसका आंसर होगा। अब आप बड़े आराम से देख पा रहे होंगे कौन सा आंसर इसका है कौन सा नहीं। क्या ये होगा? सर ये नहीं होगा। क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, और ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये होगा, ये नहीं होगा। ये क्या है? ये सेमी लीनियर है। क्या ये सेमी लीनियर है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। अब ये क्या बन रहा है, जो मैंने अभी तुम्हें बता रहा था, क्या है ये? सर ये फंक्शन है, एक पी एक्स बन गया, क्यू एक्स बन गया, क्यू वाई बन गया। ये क्या है हमारे पास? ये फंक्शन है किसका? पी क्यू का। क्या बनेगी? क्लाउडेड फॉर्म। क्या बनेगी? ये क्लाउडेड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या दिया गया? p प्लस क्यू इक्वल टू जेड। इस बात का क्या मतलब है? सर हमें पता लग गया कि आपने बोला था कि इसको कंपेयर करना है p। अब मैं बार बार x कोमा y कोमा z नहीं लिखूंगा। ठीक है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन, और हेयर इज q x y z, दिस इज नथिंग बट q एंड दिस इज r x y कोमा z। मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम क्या करते हैं, हम जो ये वाला फंक्शन होता है ना, ये रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होता है, इसको dx अपॉन p लिखते हैं, इसको dy अपॉन q लिखते हैं, और यहाँ पे dz अपॉन r लिखते हैं। अब p हमें 1 दिया हुआ है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो dx अपॉन 1 आ जाएगा, dy अपॉन 1 बन जाएगा, और साथ ही साथ में dz हमारे पास क्या बन जाएगा? वो z बन जाएगा। अब मैंने बोला था तुम किसी तीनों में से किसी दो को इक्वेट कर दो, यहाँ पे दिया ही हुआ था, ये आंसर आ गया हमारा। अभी तो हमने सोल्यूशन निकालना सीखा नहीं, हमें नीड ही नहीं पड़ी, बट अगर आपको सोल्यूशन कभी निकालना पड़ जाए तो आप किसी दो को इक्वल कर दो। वैसे मैंने dx अपॉन 1 इज इक्वल dy को 1 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा? जो मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू c1, मुझे ये मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब इन तीनों में से फिर मैं तो किसी दो को इक्वल कर सकता हूँ, ये दोनों तो इक्वल हो गए, अब मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। dx1 इज इक्वल टू dz अपॉन, फिर मैंने इसकी इंटीग्रेशन करी, ये x बना, और ये बचा मेरे पास बन गया log z प्लस कुछ भी करो, यहाँ पे log c करो, माइनस, क्योंकि कांस्टेंट को माइनस करो, ऐड करो, फर्क नहीं डालती,
तो मैं इसको लिखता हूँ z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। ये बन गया मेरे पास, देखो दो सोल्यूशन आ गए मेरे पास। ऐसे काम करते हैं ये। यहाँ पे C2 लिख देना, कुछ बड़े मुश्किल कुछ नहीं है बच्चा, ये बहुत बच्चों वाले खेल हैं। ये आप बड़े आराम से कर लोगे, घबराना नहीं है, आप लोगों ने बड़े आराम से टैकल कर देने हैं। एक सोल्यूशन आपके पास ये बन गया, एक आपके पास ये बन गया, आंसर आ गया। हमें तो यहीं तक पूछा था उसने, तभी बोला यहाँ तक नहीं पूछेगा वो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है C1 C2 निकालना, बट यहाँ तक तो पूछा जा सकता है, नो डाउट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा, हमें बोला कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा। अब हमें इस बात का आइडिया तो एटलीस्ट होना चाहिए कि सर ये कुछ ऐसी फॉर्म नहीं बनी जो आपने बताई थी। मैं कैसी, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, स्मॉल पी को ऐसे लिखते हैं, और क्यू कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू क्यू, दैट इज इक्वल टू आर एक्स वाई कोमा जेड। मैं कहा ठीक है, ये 1 दिया हुआ है हमें, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है, 1 है। तो डी एक्स अपॉन 1, डी वाई अपॉन 1 एंड डी जेड अपॉन 0। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज y, या तो मुझे x माइनस वाई इज इक्वल टू C1 मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ मुझे क्या मिल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है डी जेड इज इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब हुआ, z क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दो सोल्यूशन मुझे बड़े आराम से मिल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपको ये समझ नहीं आया बच्चा तो क्या करना, डी वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 0, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये 0 बन जाएगा। डी जेड इक्वल टू 0 में जेड क्या होगा बच्चा, कांस्टेंट होगा ना। ऐसे बोल रहा हूँ, दो सोल्यूशन बन गए C1 कोमा C2, यस बन गए। अब इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि किसी भी सोल्यूशन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। किस तरह से, 3 तरीकों से। कैसे कैसे, एक तरीका होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, चीज़ें भूलनी नहीं है बच्चा। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है। हम इन तीन तरीकों से सोल्यूशन को लिख सकते हैं। अब मैं आपको लिख के बता दूं तीनों तरीकों से, उसके एक अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। एक तरीका कहता है कि इसमें हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा f, दैट इज जो C1 को कंटेन करेगा और C2 भी कंटेन करेगा, मतलब x माइनस वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन ऐसा बन सकता है। एक सोल्यूशन बनेगा f x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक इस तरह का बन सकता है, और एक होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये 3 तरह के सोल्यूशन हमारे पास बन सकते हैं। ऑप्शन में दिया कौन सा है, ऑप्शन में ये दिया गया है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुश्किल नहीं है, आसान है, 3 तरीके हैं। ये इस तरह से लिखा जा सोल्यूशन, इस तरह से लिखा जा सकता है, और इस तरह से लिखा जा सकता है। आई होप अब सबको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि चरपट मेथड से कभी क्वेश्चन नहीं बनता, और क्वेश्चन बनेगा तो इसकी डेफिनेशन से बनेगा, जो मैंने तुम्हें पहले बता दी हुई थी। जब कभी भी हम चरपट मेथड बनाते हैं तो चरपट मेथड में तुम्हें सबसे पहले dx आएगा, फिर dy आएगा, फिर dz आता है, फिर dq आता, dp आता है, फिर dq आता है। अब यहाँ पर dx पूछा है, पहला बिल्कुल ठीक है, पहला रिस्पेक्ट टू हम p करते हैं, दूसरा रिस्पेक्ट टू हम q करते हैं, और तीसरे में ऐसा नहीं होता। तीसरे में हम क्या करते हैं, x सबसे पहले आता है x। यहाँ पे p dp अपॉन d, मतलब हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बनेगा हिस्सा, एक मिनट दो मुझे, p डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p प्लस q डेरिवेटिव ऑफ q। क्या ये dz दिया था सर, ये नहीं दिया था, ये गलत हो गया। क्या ये दिया है, गलत गलत, ये ठीक। बस इतना ही काम है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी हमें, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे निकालना भी क्यों, अगर निकालना पड़ भी जाए तो कैसे करेंगे, डी एफ अपॉन एक्स प्लस के पी डी एफ अपॉन जेड, और ये डी एफ अपॉन वाई क्यू डी एफ अपॉन जेड, बात खत्म। ये पूरी की पूरी फॉर्म बना दें, इसे कहते हैं चरपट मेथड। मुश्किल नहीं है, आसान है। ये क्या बनेगा फटाफट बताओ, सब कुछ लीनियर में है, ठीक है, सब कुछ लीनियर में लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे स्मॉल p दिया है, क्या दिया है, स्मॉल p दिया हुआ है, तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या, इसमें f भी है, इसमें y भी है, इसमें z भी है, इसमें p भी है, इसमें q भी है। जिसमें ये सारी चीज़ें हो जाएं उसे कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसमें ये तीनों फैक्टर आ जाएं, ए भी एक्स भी आ जाए, वाई भी आ जाए, जेड भी आ जाए, पी भी आ जाए, क्यू भी आ जाए, उसे क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, अब बड़े आराम से इन चीज़ों को आप बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत आराम से। ये ए पी दिया गया है, ये हमारे पास बी क्यू क्यू दिया गया है, इज इक्वल किसके होता है, डी माइनस सी जेड। बच्चा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्यों सर, कैसे खत्म हुआ? क्योंकि हम इससे कंपेयर करना जानते हैं। पी एक्स वाई कोमा जेड, इसको हम डेरिवेटिव से भी लिखते हैं और विदाउट डेरिवेटिव भी हम इसको लिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव होगा रिस्पेक्ट टू, यहाँ बच्चा एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तुम यहाँ पे एफ लिखो, यहाँ पे जेड लिखो, ये तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे वो लिखो, ये तो फंक्शन है, या डिपेंडेंट वेरिएबल अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेड लिख देना क्योंकि यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई कोमा ये। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ये x है तो यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन पी, यहाँ पे y है तो यहाँ पे डी वाई अपॉन क्यू, और यहाँ पे जी डी जेड आता है। इसके लिए क्योंकि ये अकेला बड़ा होता है, इसके लिए डी जेड काम करता है। यहाँ पे आर आ गया। अब फटाफट बना देना कंपेयर करके, डी एक्स अपॉन ए, डी वाई अपॉन बी एंड डी जेड इज इक्वल टू डी माइनस सी जेड। कौन दे रहा जी, कौन दे रहा, कौन दे रहा, कौन दे रहा है सर? ये नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डी माइनस सी जेड है, ये दे रहे हैं भाई साहब सी ऑप्शन राइट। इतना ही आसान है बच्चा, तुम्हें थोड़ा कि बहुत सारे सॉल्व करने को बोल दिया, नहीं, तुमसे जनरल चीज़ें पूछना चाहता है वो, और हम उन जनरल चीज़ों को बड़े आराम से टच कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हम इन चीज़ों से रिलेट करते ही जाएंगे जब तक आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो जाएगा। तभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं ऑलरेडी। ये बना हमारे पी, तो सबसे पहले बेटा कंपैरिजन करना मत भूला करो, क्योंकि ये चीज़ों कंपैरिजन से ही आपको आएंगी। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी कंपैरिजन करना सिखाता हूँ। सर ये पी बना कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल बना, इसको स्मॉल पी प्लस क्यू, जेड इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई कोमा जेड। अब हमें दिख रहा है सब कुछ, क्या दिख रहा है कि जो कैपिटल पी है वो पहले 1 है, क्यू हमारे पास वाई है, और जेड हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 0 है। तो इसको कैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। अब हमारे पास सबसे पहला हमने इसको लिखा, तो ये बना डी एक्स अपॉन 1 बेटा, यहाँ बना डी वाई अपॉन वाई बेटा, और डी जेड अपॉन 0 बेटा। जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जेड क्या बन जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक सोल्यूशन मेरे पास आ चुका, अब मैं दूसरा निकालना चाहता हूँ। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ये क्या बना, लॉग वाई, क्या बना, लॉग वाई। और ये क्या बना, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट में कोई गिला शिकवा नहीं। ठीक है, यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन, इसकी बन जाएगी एक्स, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला लॉग वाई अपॉन सी टू इज इक्वल टू एक्स। वो तो बेचारा एज इट इज ही है। जब यहाँ से लॉग ओपन होगा तो मुझे क्या मिलेगा, वाई अपॉन सी टू इज इक्वल टू ई रेस्ट पर वाई, ये क्या मिल गया, ई रेस्ट पर एक्स, नॉट वाई, ई रेस्ट पर एक्स, और वाई इज इक्वल टू सी टू ई रेस्ट पावर एक्स। यस और नो। अब बच्चा मेरे पास क्या मिल रहा है मुझे, मैं बड़े आराम से क्या C2 की यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं सर। दैट इज C2 इज इक्वल टू वाई अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, विच कैन ऑल्सो राइट वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। मेरे पास दो आंसर आ गए, C1 भी आ गया और C2 भी आ गया। मैं तुम्हें पहले बोला था कि सोल्यूशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सोल्यूशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं ऑलरेडी उनको मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, आधे बच्चों को तो लग गया होगा पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, आधे बच्चों को लग गया होगा पता है इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा तीनों के तीनों सॉल्यूशंस। जो भी आंसर आएगा तुम अपने हिसाब से आंसर ऐड कर लेना। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपके 2-3 क्वेश्चंस और हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पार्ट। जैसे हम पीछे गए तो हमारे पास z की वैल्यू एक आ रही है C1, ठीक है, और एक हाँ हमारे पास C2 की वैल्यू जो आ रही है बच्चा वो आ रही है y रेस्ट पावर y e रेस्ट पावर माइनस के x। ये मेरे पास दो वैल्यू बन गई। सोल्यूशन कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, एक सोल्यूशन लिखा जाता है f टाइम ऑफ z कोमा y e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 0, ये भी एक सोल्यूशन है, बिल्कुल ठीक बात है। एक होता है y z इज इक्वल टू y ऑफ e रेस्ट पावर माइनस x, ठीक है, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, एंड तीसरा सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है y e रेस्ट पावर माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ z।
अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है वही इसका आंसर होगा। कौन सा दिया गया है? बी ऑप्शन दिया गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी दिया जा सकता था ऑप्शन में, ये भी दिया जा सकता ऑप्शन में, वो भी ट्रू होता। ठीक है, ये तो ऑप्शन वाले पे डिपेंड करता है ना ये हम पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्शन वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी भी दो चीजें पी और जैसे ये हमारे पास कोई भी लीनियर नहीं हो सकती। क्यों? ये हर बच्चे को पता लीनियर क्यों नहीं है, यही एक इसमें डबल डिग्री बन रही है ना। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। आप बच्चा पार्टी इसका आंसर बड़े आराम से बताना। ठीक है, आप लोगों को सबसे बोलो कि इसका होमवर्क में हर बच्चा मुझे आंसर बताएगा, और तीनों के तीनों सोल्यूशन लिखने का जो मेथड तुम्हें मैंने बताया है, तीनों के तीनों मेथड से तुम मुझे सोल्यूशन लिखकर बताओगे। जो ठीक होगा वो भी बताओगे और तीनों सोल्यूशन भी बताओगे। ठीक है, आज हमने बड़े आराम से ये चीज़ें कवर कर दी। जो इसमें पढ़ने वाला पार्ट था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चरपिट मेथड, क्लाउडेड फॉर्म, एंड इसे कहते हैं हम सोल्यूशन लिखने का मेथड, और हमारे पास क्यूजी, इसी को हम लग्रांज भी कहते हैं, लग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और हमारे पास सेमी लीनियर। ठीक है, आज हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा। मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं, जो बच्चों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं उन ट्रस्ट पे खरा उतरूंगा, और बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं करता सिलेबस कंप्लीट होगा, बट मैं तुम्हें इतनी बात की श्योरिटी देता हूं कि हम इतना अच्छा सिलेबस कर लेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर, अब मैथमेटिक्स में हम बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब देखना, आपको डेली बेसिस में, मैं अभी तो एक वीडियो डाल रहा था, अब मैं आपको दो वीडियो भी डालना शुरू हो जाऊंगा। और अगर मुझे वो लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी शो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इनोवेशन या कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो बच्चे टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए एडवांस मैथमेटिक्स मुश्किल लग रहा है, उन बच्चों तक, सब तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें, और जितना वो तुम लोग यूजफुल हो रहे हो इस चैनल से, उतने बाकी सब भी हो सकें। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय बाय।